if I'm positive about 2026, it's gonna be worse than 2025, and I can't handle it, bro. I'm gonna break. If it gets worse than 2025, I'm just gonna break, bro. Not kidding, man. I'm gonna just give up. I'm just gonna go away. Let's check it out. Let's check. I want to check it out. नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूं। Dhruv Rathi and team, this is a reaction video. I am reacting to this video. Please do not try to claim copyrights on this. It's just not right and not legal and also not ethical. So I appreciate your righteousness. Thank you. एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में Did he make this with AI? This is pretty good. आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट This guy करने looks के like लिए। Prabhas. Prabhas का दूसरा ये एक cousin. बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन Weaker है cousin. जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि Is he parodying the movie? कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, 14 फरवरी Seriously, is this AI? Because this is really fucking good, यार. 2019 को पुलवामा में एक आर्मी की कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। Oh my God, I understand what he's doing now. Wow. Wow. Did he watch the movie first and then made this? Because this is actually pretty funny and creative. 14 फरवरी 2019। अब फिल्म में यहाँ पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहाँ पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही इसे मौका मिलता है अपने बॉस को फोन मिलाता है, जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या, मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए फिर भी यह हमला कैसे हो गया। बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है, और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से, अबे ये तो सच बोल रहा है। अबे ये तो पोल खोल रहा है। जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं। So that's what he's doing. This is exactly what they did. This is exactly what Aditya Dar did in the movie, bro. इसमें आप इस पे hate नहीं कर सकते. He's literally showing what the movie did to you guys, right? Inspired by true events करके, जो दिल में आया, जो दिल चाहा, दिखा दो, कर दो, who cares? आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में हुआ। मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है। लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म। मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिल्म के अगले सीन में कट करते हैं और हमें बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो। Again, I'm not Indian, doesn't really matter to me what the interior politics is. But when I heard this line, I was like, यार ये लोग कैसे रच के पागल बना रहे हैं अपने लोगों को। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो, तब हम असली भवंडर करेंगे, तब होगी असली रिवेंज। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों?
आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक, आतंकवादी, सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है, ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूंगा एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू कर Yeah, not just international propaganda, also like national domestic propaganda. And it's like sad to see. It's too like पता नहीं कहाँ जा रही है दुनिया यार. It's depressing to even talk about. Like I don't even know how to talk about these things anymore. It's so obvious, so out there, so in your face. This is a good meme. ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना। Wow, Hrithik Roshan and I think the same way. Wow, great minds think alike. That's literally what I said too. कि हाँ मूवी प्रोपेगेंडा पर बनाई अच्छी है यार, एंटरटेनिंग थी। लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि टाइम ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोनटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। It's true. Pakistan has been saying it for so long, and everybody's like, "कहाँ है evidence? कहाँ है? हाँ, social media. Actually, it's on the screens now, and you are the one presenting it." And I feel, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी it's the weakest, like the Indian whole like spy network or whatever you want to call it, it's the weakest in Pakistan. That's why Indians have like shifted their focus on more like image building than actual work. I feel like this is what's going on right now. But then again, what the fuck do I know? I've read one spy book maybe or watched some movies. That's it. असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है तो सब भेजते हैं ब्रो, कौन सी कंट्री है आप? ये बात तो मैं बोल रहा हूँ यार पिछले 5 सालों से कि सब करते हैं। तुम लोग अपने आप को इतना इनोसेंट क्यों समझते हो यार? माना पाकिस्तानीज like do fucked up shit, also Indians do fucked up shit. Americans do way more fucked up shit than any of you can imagine. And you wanna know उनका भी बाप कौन है? You already know कि उनका भी बाप कौन है जो इतनी fucked up shit करते हैं इस दुनिया में, हर कंट्री में जाके। और वो तो भाई, वो तो बॉम्ब शॉम्ब भी नहीं फाड़ते, वो तो आपके दिमाग में जाके, समझ रहे हैं आप, वो तो लेवल ही नेक्स्ट है। तो ये this is what I've been saying for 5-6 years now है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती हैं। इवन पाकिस्तान के शहर लायरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं, और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो, जहां बताया गया है कि उसका एनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ।
होगा। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी गई। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज आर्टिकल देखिए। रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ एफआईआर ऑर्डर की गई। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम जरदारी साहब से भी अपील करते हैं कि इस केस के मुतालिक गौर करें और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती, और जानना तो छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। आज जो तमाचा है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते हैं। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने, और धुरंधर जैसी मूवी से सच है। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहाँ ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं, तो वायलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूंगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम Gospel truth. That's a good term there. रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई अगर सवाल करेगा आदित्य धर से इस चीज को लेकर, तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म है। और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म है। हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार डॉग विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की। I mean, he's not wrong there, guys. This was a straight up dog whistle against Muslims. Straight up, this movie, right? And yeah, it was a good film. Doesn't mean it's not doing bad things. You know, I agree with him on this one. साल 2011 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए दोस्तों। करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर Schrodinger's बैन लगा। fiction, yeah, मिनिस्टर बहुत ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस नमो नारायण मीणा ने Like, is it राज्यसभा fiction? Is it fiction? Yes. तो फिर इसमें रियल लाइफ की चीजें क्यों दिखाई है? क्योंकि it's inspired by true life, true incidents. So it's Schrodinger's fiction. बहुत अलग Kelvin. That's a very good explanation of it. को बताया कि ब्रिटिश कंपनी डेलारू का भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था बैंक नोट का पेपर सप्लाई करने के लिए। अब जुलाई अगस्त 2010 में यह बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेपर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं था। कंपनी ने बाद में इस कमी को स्वीकार किया, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इस ब्रिटिश कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मना कर दी गई। आगे देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो रिसेंटली जाली करेंसी पकड़ी थी, उनकी क्वालिटी लीगल करेंसी नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है, अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है। जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का ये नवंबर 2009 का आर्टिकल देखिए। इसमें बताया है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे, लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सके। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास पुरानी बोल्ट राइफल्स थी। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। ऊपर से उनके पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे और एक ऑपरेशन कमांड सेंटर की कमी थी। यानी यहां इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा स्विफ्ट रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर यह हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाएंगी। क्योंकि चाहे IC-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। मुझ पर यकीन नहीं होता, इन रिपोर्ट्स को देखो। कांधार फ्लाइट हाईजैक को लेकर पहले से इनपुट थे जिन पर काम नहीं हो पाया, और जब प्लेन अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए उतरा, वहां पर भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। इसी हाईजैक के दौरान मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकी को छोड़ा गया था। बाद में कई आतंकी हमलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जैसे कि 2001 का JNK असेंबली अटैक, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 का 26/11 अटैक, 2016 पठानकोट अटैक, 2019 पुलवामा अटैक और अब 2025 में रेड फोर्ट टेरर अटैक। इंडिया टुडे के इस न्यूज इसमें भी इसका आता है। नो वे ब्रो। अभी जो रिसेंट जो बॉम्बिंग्स तीनों जगहों पे एक साथ हुई थी, इस्लामाबाद, दिल्ली और ढाका में, 3 कैपिटल्स में एक साथ 3 बॉम्ब्स पड़े थे। होली शिट, उसको भी इसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आर्टिकल को देखिए। उड़ी आर्मी इंस्टॉलेशन के टारगेट होने को लेकर स्पेसिफिक इनपुट्स मौजूद थे। IB ने आर्मी यूनिट्स को अलर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी उड़ी टेरर अटैक हो गया। पुलवामा आतंकी हमले को देखिए। फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि 2-3 नहीं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। कितने? 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स। चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो या इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद खराब कोऑर्डिनेशन हो या खराब प्लानिंग की वजह से चूक जाना हो, इन सभी फेलियर्स के लिए सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। और ये किसी भी नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि फर्ज है।
है? ये सवाल लोग बीजेपी सरकार से भी पूछते हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे। हर तरफ आलोचना भी होती थी। लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। अभी हाल ही में हुए रेड फोर्ट टेरर अटैक पर भी ऐसी अफवाहें उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया होगा। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि ये सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूं, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। Großartige Inszenierung, wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden? Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine? Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts, ich wusste gar nicht, ich hatte keine Ahnung davon. Gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद देखना आदित्य धर भी ऐसे ही डायलॉग्स मारेगा। लेकिन सुजान सोनताग ने अपने आर्टिकल फैसिनेटिंग फैशिज्म में इस झूठ का पर्दाफाश किया था। उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। फिक्शनल फिल्मों में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टिकल की तरह पेश किया। Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich um eine dieser Reden Schiene, eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme. सच बात यह थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी, इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के एनएस से अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक। That's literally what I said, bro. कि just because ऊपर गवर्नमेंट में कोई इधर उधर बैठा है, तुम्हें पता है भाई ब्लड शेड होने वाला है, होने वाले हैं, इनोसेंट लोग मरने वाले हैं, तुम्हारा पेचेक ही यही तुम्हें कहता है कि तुम बचाओ उन लोगों को मरने से। That's your paycheck. That's what you get paid money for. That's why your kids are sent to school. They have food to eat because of the money that comes from you protecting the people. And you're like, अभी नहीं रहे, जब कोई ऐसी सरकार आएगी ना तब करेंगे। इसको पागल बना रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो, किससे करा ही दोगे? जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना। और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। सर इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा, अभी नहीं। ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार जन्म लेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर यूपी के लिए भी इंटेल, अभी नहीं, यूपी की इंफॉर्मेशन जब क्लाउड होंगे। बहुत आला। Those who know, you know. If you know, you know. जब क्लाउड्स होंगे तो बेनिफिट होगा। यूपी में एक दिन आएगा जब विंड डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए? नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी कसाई नुमा होती है। वैसे सैलरी से याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कौन दे रहा था? क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो वो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा। जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ, तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं। जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की दवाई मोदी जी के लिए जोरदार ताली। यति नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था।
अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। कुछ दिन पहले ही अजीत डोभाल की एक ये पुरानी सोशल मीडिया पर क्लिप तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड हुआ था। 1.5 घंटे के इस वीडियो में जब आप 1 घंटे के आसपास देखते हो तो आपको वहां दिखेगा कि अजीत डोभाल परवेज मुशर्रफ के दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के एक टॉप मौलाना से पूछा था कि क्या आप खुश हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने हालात से खुश हैं भारत में? उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अपने घर और अपने देश का ध्यान रखिए। You take care of your house. Don't bother about us. Remember those days? Remember those days? This is when every Indian had the right to be like, अबे चुप कर साले पाकिस्तानी, हमारी बात ना कर। बिल्कुल हक था, और इतना हक था कि उस मौलाना ने परवेज मुशर्रफ को ये बात बोल दी थी कि सर आप टेंशन ना लें, आप छोड़ दें, हम सही हैं। और उस वक्त थे भी। He was not wrong. He was right at that point of time. वो दिन है और आज का दिन है सर। अजीत डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए, और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि ISI ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू अधिक रहे हैं। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू ISI के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। Yeah. This is literally, I pointed this out in my review. I was like, yaar, why are you making this religious when this is clearly between two countries, right? Give it the nationality rung and I'm okay with it. You're villainizing, alienating an entire population of billion people who believe in one religion. And then you're surprised कि दुबई में क्यों बैन हो गई फिल्म, कतर में क्यों बैन हो गई फिल्म, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में क्यों बैन हो रही है फिल्म, कि तुम उनको विलन्स दिखा रहे हो। They don't even think about you, bro. They don't even think about you, you know? So it's just so weird to do that. जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगमय। बार-बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का I didn't even realize that part. Whoa. This is subtle propaganda right there. सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगमय। बार-बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग विस्लिंग की, हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया। लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये जो थे ASI तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याल्ला मारू नको, हाँ एविडेंस आहे, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य धर को पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के छुछुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे। Chapter 7, is he mocking? वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, I just realized he's doing chapters.
He's doing chapter. I just realized he's mocking Aditya Dar. फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी नफरत खोर प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे पहले भी मैंने ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में, जहां पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है उन्हें। आदित्य धर ने यहां पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की, पर ध्रुव मेरे दोस्त, मेरे भाई, दिस इज नॉट न्यू थिंग। ये गैंग्स ऑफ वसेपुर से लेकर मिर्जापुर से लेकर, दैट्स इट्स बीन नॉर्मलाइज्ड. It's been normalized in so many ways that it's gonna be fine now. And I've been noticing this for a very long time. Like they literally play funny, light-hearted shit on screen when what you see is like dark, violent shit. So people like associate with like, oh, it's okay, it's okay. That's been happening for a while. ये कोई नई चीज थोड़ी है। हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया? किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर? किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब ख्याल रखा है। हर थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं। प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया। आप बताओ नीचे कमेंट्स में लिखकर दोस्तों आपकी फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी ये ऐसे क्यों बात कर रहा है उससे? इंस्टॉल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए, तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए। लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में। AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो I like how he always sells between and end. Bro has his spots where he sells for sure, never forgets to sell. ध्रुव ना बहुत मम्मी डैडी बच्चा है। Also देखो, he's not entirely wrong. He understands what kind of damage this kind of propaganda does. जब तक कांग्रेस सोती रहेगी तब तक प्रोपेगेंडा होता रहेगा। कांग्रेस चादर ओढ़ के सोई हुई है, किसी भी चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाते ऐसी बात नहीं है लोगों मेरे का। भाई, की ऐसी बात नहीं। I mean, you're right, you're partially right. लोग आवाज नहीं उठाते हैं, वीक है, that's why these kind of things happen. पर एक बात बताऊं मैं आपको, जब कांग्रेस पावर में थी ना इंडिया पे प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के एक्यूजेशंस जब भी लगते थे, बॉर्डर मूवी को पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा ही टाइटल दे दिया था कि दैट्स प्रोपेगेंडा, इट्स नॉट राइट, इट्स ये वो ये। तो ये दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। व्हाट्स न्यू इज कि इंडिया में ना
पहले प्रोपेगेंडा होता था पाकिस्तान के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, ये जो भी कंट्री, आई डोंट वांट टू से व्हिच कंट्रीज, समझ में आ रहा है आपको? अब इंडिया में प्रोपेगेंडा होता है इंडियंस के अगेंस्ट। अब इंडियन फिल्म में इंडियंस को बुरा दिखाया जाता है बेस्ड ऑन व्हाट? रिलीजियस लाइंस। एंड दैट्स ट्रबलिंग ब्रो। दैट इज, यू शुड बी फकिंग अफ्रेड, you should be so scared of that. You should be like, what the fuck are we doing? Why would we villainize our own people? Makes no sense. It's counterproductive. बलोच के बारे के थोड़ा ग्राउंड इंफॉर्मेशन दो। फिल्म में जो बताया एंड रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बताओ एज यूड नो बेटर। Oh yeah, I absolutely do know better. I do, sir.